जय हिंद दोस्तों, कैसे लोग उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने सरकार में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का सीटेट दिसंबर 2025 के एग्जाम में। आज हम करने वाले हैं एसएसटी एंड सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 2011 से लेकर 2024 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए गए हैं। ये एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन है, महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। सेकंड ऑप्शन है, बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। थर्ड ऑप्शन है, बोधिसत्वों को नहीं स्वीकारा गया क्योंकि उन्हें अभी भी ज्ञान प्राप्ति करना बाकी था। वहीं फोर्थ ऑप्शन है, मूर्तिकला के केंद्रों के रूप में मथुरा एवं तक्षशिला का पतन हुआ। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था। महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। महायान बौद्ध धर्म की एक प्रमुख शाखा है जिसका आरंभ पहली शताब्दी के आसपास माना जाता है। महायान शाखा में भक्ति और पूजा की भावना के कारण इसकी ओर लोग सरलता से आकर्षित हुए। सेकंड ऑप्शन ही राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकंद के संदर्भ में सही क्या है? उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार में रहा। गंगा के मैदानी इलाके के घने जंगलों वाले क्षेत्र को पहली बार बैठा गया और दिल्ली में बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। वहीं फोर्थ ऑप्शन है, अलाउद्दीन खिलजी मोहम्मद तुगलक गंगा के मैदानी इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार लंबे समय तक रख पाए। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है, खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकंद के संदर्भ में सही क्या है? दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजाति लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? समकालीन इतिहासकार और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। अधिकांश जनजाति समूहों ने लिखित दस्तावेज रखा है। जनजाति लोगों ने समृद्ध रीति रिवाजों को और मौखिक परंपराओं संरक्षण किया है। जनजाति समाज अपनी विविध किस्म की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहा। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है, 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया है, दिसंबर 2019। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनजाति लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? अधिकांश जनजाति समूहों ने लिखित दस्तावेज रखा है, यह बात गलत है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, समकालीन इतिहासकार और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है, यह सही होगा। जनजाति लोगों ने समृद्ध रीति रिवाजों और मौखिक परंपराओं का संरक्षण किया है, यह भी सही है। जनजाति समाज अपनी विविध किस्म की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहा, यह भी कथन सही होगा। सेकंड कथन जो है गलत है और यही ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया? ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंपकर, ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से ज़्यादा सिपाहियों की भर्ती कर। थर्ड ऑप्शन है, भूमिहीनों तथा किसानों की रक्षा के लिए नीतियाँ बनाकर। वहीं फोर्थ ऑप्शन है, तुष्टिकरण तथा संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा करके। कौन सा ऑप्शन राइट है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया? ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंपकर, ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। क्वेश्चन यह भी बना है, 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। और वहीं पूछा जाता है, ब्रिटेन की प्रधानमंत्री कौन थी? उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे पामस्तन। पामस्तन उस समय प्रधानमंत्री थे और ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी
विद्रोह का प्रतीक क्या था? 1857 के विद्रोह का प्रतीक पूछा जाता है तो वह है रोटी और कमल। रोटी और कमल, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? मतदान द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव, प्रतिनिधियों के हाथ में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया, जनता के निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता, जनता को मतदान का अधिकार। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा है जनता के निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता, यह बात सही नहीं है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, जनता के निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता। जनता अपने प्रतिनिधि चुनकर विधानमंडलों तथा कार्यकारी पदों के लिए भेजते हैं और वही निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा गया? लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। कौन सा ऑप्शन राइट है? भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा गया? तो वह है लद्दाख। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, लद्दाख। लद्दाख की राजधानी क्या है? तो वह लेह। लद्दाख की राजधानी है लेह। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अपील प्रणाली या पौनवार्षिक प्रणाली किसे कहते हैं? न्यायिक सेवा में आवेदन का प्रावधान, न्यायालय के आदेश के खिलाफ संसद में अपील का प्रावधान, राज्य कार्यपालिका प्रमुख का सर्वोच्च अपील प्राधिकार के रूप में कार्यरत होने का प्रावधान, निचले न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालयों में अपील का प्रावधान। कौन सा ऑप्शन राइट है? भारत में अपील प्रणाली या पौनवार्षिक प्रणाली किसे कहते हैं? निचले न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। अपीली क्षेत्राधिकार का अर्थ होता है उच्च न्यायालय निचली अदालतों जैसे उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सुनवाई कर सकता है और अपील न्यायालय क्षेत्र के 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। अपील न्यायालय को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, जो कि पहला होगा संवैधानिक मामलों में अपील, दूसरा है दीवानी मामलों में अपील, वहीं तीसरा है आपराधिक मामलों में अपील, चौथा है विशेष अनुमानित द्वारा अपील। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है? यह उत्तरी मैदान में दक्षिण में अवस्थित है, इसे उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला में स्थित है, यहाँ कोयला एवं लौह अयस्क जैसे खनिज की प्रचुरता है। इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदियाँ मौजूद हैं। कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है? यहाँ पर पूछा है नहीं है। इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदियाँ मौजूद हैं, यह बात गलत है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नर्मदा और ताप्ती को छोड़कर अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ पश्चिम से पूर्व की तरफ प्रवाहित होती हैं और प्रायद्वीप के अन्य प्रमुख नदी तंत्र हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। यहाँ पर जो है महानदी और कृष्णा नदियाँ मौजूद हैं जो कि पश्चिम की ओर बहने वाली हैं, यह बात गलत है। पश्चिम की तरफ बहने वाली 2 नदी हैं, पहला जो है ताप्ती नदी और दूसरा है नर्मदा नदी। ये दोनों नदियाँ पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती हैं। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है? अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। यही एक ऐसा महाद्वीप है
जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर रेखाएं गुजरती हैं। गोबी मरुस्थल इस महाद्वीप में स्थित है। इसके पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे एशिया से अलग करता है। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या क्वेश्चन पूछा गया था दिसंबर 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है? यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा तथा मकर रेखाएं गुजरती हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है जो जिब्राल्टर जलसंधि द्वारा यूरोप से अलग होता है। अफ्रीका को काला या अंधा महाद्वीप भी कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप को काला महाद्वीप या अंधा महाद्वीप भी कहा जाता है और यहाँ से कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों रेखाएं ही गुजरती हैं। ये जो है 0 अंश अक्षांश रेखा, इसे हम कहते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा 0 अंश अक्षांश के 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा, इसे हम कहते हैं कर्क रेखा। यह जो है कर्क रेखा 0 अंश अक्षांश के 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा, 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा, इसे हम कहते हैं मकर रेखा। और ये तीनों रेखाएं दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। अफ्रीका महाद्वीप से गुजरने वाली रेखा कर्क, मकर और भूमध्य रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दक्षिणी भागों में विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है क्योंकि पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं। पवन अरब सागर से बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं। पवन बंगाल की खाड़ी से अरब सागर की तरफ बहती हैं। पवन स्थल भागों में लौटकर अरब सागर की ओर बहती हैं। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन यहाँ भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है क्योंकि पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती हैं। लौटती हुई मानसून पवनें बंगाल की खाड़ी को पार करते समय जल वाष्प ग्रहण करके उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, दक्षिण पूर्वी कर्नाटक तथा दक्षिण पूर्वी केरल में वर्षा करती हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका उपागम किसे कहा गया? स्वास्थ्य और सुरक्षा एक समान खर्च करना, सुरक्षा बजट पर स्वास्थ्य बजट से ज़्यादा खर्च करना, सैन्य बल ना रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्च किया जा सके, सेना के जवानों के स्वास्थ्य पर खर्चा करना। कौन सा ऑप्शन राइट है? जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका उपागम किसे कहा गया? सैन्य बल ना रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्चा किया जा सके। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1997 में भारतीय उच्च न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं के डैश यौन उत्पीड़न से बचने के लिए की। गाड़ियों में, कार्यस्थलों पर, वैवाहिक संबंधों में, सड़कों पर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया। उन्नीस में भारतीय उच्च न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं की डैश यौन उत्पीड़न से बचने के लिए की।
कार्यस्थलों पर। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, कार्यस्थलों पर। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य 1997 के मामले में भारत के उच्च न्यायालय ने कार्यस्थलों पर कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न के रोकथाम हेतु व्यापक दिशा निर्देश जारी किए हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? विधानसभा के सदस्य, संसद के सदस्य, केंद्र सरकार, अटॉर्नी जनरल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? निम्नलिखित में से कौन भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? केंद्र सरकार। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, केंद्र सरकार। राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है अनुच्छेद 155 के तहत। राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। इस प्रकार राज्यपाल निर्वाचित नहीं होता या केंद्र सरकार द्वारा नामांकित व्यक्ति होता है। केंद्र सरकार द्वारा नामांकित व्यक्ति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है? पटवारी, नगर निगम वार्ड काउंसलर, भूमि रिकॉर्डर अधिकारी, लेखपाल। कौन सा ऑप्शन राइट है? यह क्वेश्चन 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, इसके बाद 2024 में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था कथन में, यह क्वेश्चन कथन में बना था। निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है? नगर निगम वार्ड काउंसलर। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, नगर निगम वार्ड काउंसलर। या जो है ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए डीके वसु निर्देश क्या है? कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए निर्देश, बच्चों के हानिकारक रोजगारों से बचाव के लिए निर्देश, घरेलू हिंसा के महिलाओं के बचाव के लिए निर्देश। फोर्थ ऑप्शन है, गिरफ्तारी, नज़रबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन किए जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े निर्देश। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए डीके वसु निर्देश क्या है? गिरफ्तारी, नज़रबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन किए जाने वाले प्रक्रियाओं से जुड़े निर्देश। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्षक में कौन सी श्रेणी के अधिकारों को स्वीकारता है? अनुसूचित जनजातियां, अनुसूचित जातियां, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, अति पिछड़ी जातियां। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्षक में कौन सी श्रेणियों के अधिकारों को स्वीकारता है? अनुसूचित जनजातियां। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, अनुसूचित जनजातियां। यह कानून जंगलों में रह रहे लोगों की भूमि तथा प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार से जुड़ा हुआ है, जिनसे औपनिवेशिक काल से ही उन्हें वंचित किया गया था। 13 दिसंबर 2005 से पूर्व वन भूमि पर रह रहे अनुसूचित जनजातियों के सभी समुदायों को वनों में रहने और आजीविका का अधिकार मिला है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, अनुसूचित जनजातियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीयक स्रोत का एक उदाहरण है? भारत का संविधान, जनगणना रिपोर्ट 2011, हमारे अतीत भाग 1 कक्षा 6, जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण रिकॉर्ड के लिए एनसीईआरटी की इतिहास की पाठ्यपुस्तक। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? द्वितीयक स्रोत का एक उदाहरण है
जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण रिकॉर्ड के लिए एनसीईआरटी की इतिहास की पाठ्यपुस्तक, यह जो है द्वितीय स्रोत का उदाहरण है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है परीक्षाएं तंत्र की सुविधा के लिए निर्मित कृत्रिम परिस्थितियां हैं, ना कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी के लिए। सेकंड कथन है स्मृति परीक्षण से दूर दक्षताओं के परीक्षण पर जोर के रूप में बदलाव सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में तनाव को कम करेगा। तो यहाँ पर जो है तनाव को कम करेगा। केवल कथन ए सही है। दोनों कथन सही हैं, ए और बी। कथन ए सही है किंतु बी गलत है। कथन बी सही है किंतु कथन ए गलत है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दो कथन दिए गए हैं, इन दोनों कथनों में कौन से कथन सही हैं? पहला कथन कह रहा है परीक्षाएं तंत्र की सुविधा के लिए निर्मित कृत्रिम परिस्थितियां हैं, ना कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी के लिए। यह बात सही है। स्मृति परीक्षण से दूर दक्षताओं के परीक्षण पर जोर के रूप में बदलाव सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में तनाव को कम करेगा। यह भी कथन सही है। दोनों ही कथन सही हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में अध्यापक अध्यापिका का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए शिक्षार्थियों में प्रतिस्पर्धा जागृत करना, सभी तत्व को समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच के संबंधों को बोध कराना, शिक्षार्थियों को सामाजिक ऐतिहासिक तथ्य याद करवाना, समाज में यथास्थिति बनाए रखने ताकि सरकार के सभी निर्णयों को स्वीकार करने के लिए शिक्षार्थियों को तैयार करना। कौन सा ऑप्शन राइट है? यह पेडागोजी से क्वेश्चन है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पेडागोजी से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएसटी में। 60 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन पेडागोजी होते हैं। क्वेश्चन कर रहा है सामाजिक विज्ञान के अध्यापक अध्यापिका का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? सभी तत्व जो समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच के संबंधों को बोध कराना। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। शिक्षार्थियों में प्रतिस्पर्धा जागृत करना, यह बात गलत होगा। शिक्षार्थियों को सामाजिक ऐतिहासिक तथ्य याद करवाना एकदम निगेटिव टैग वर्ड है। और समाज में यथास्थिति बनाए रखने ताकि सरकार के सभी निर्णयों को स्वीकार करने के लिए शिक्षार्थियों को तैयार करना, तो यह भी गलत होगा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य है। पहला कथन है पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान को याद करने की क्षमताओं का परीक्षण ताकि सभी शिक्षार्थियों के लिए परीक्षा के तनाव को कम करना। सेकंड कथन कह रहा है शिक्षार्थियों को वर्गीकृत करने में एवं चिन्हित करने के लिए। वही थर्ड ऑप्शन है शिक्षार्थियों के बीच सामाजिक भेदभाव को दर्शाने के लिए। फोर्थ ऑप्शन है शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि देना ताकि मानक स्थापित करना जिनको पाने के लिए वे प्रयासरत रहें। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? – 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? यह भी पेडागोजी से क्वेश्चन है। शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि देना तथा मानक स्थापित करना जिनको पाने के लिए वे प्रयासरत न रहें। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान को याद करने की क्षमता, अभी बताया, याद करना यह निगेटिव टैग वर्ड है। शिक्षार्थियों को वर्गीकृत करना, यह भी गलत होगा, वर्गीकृत भी नहीं कर सकते। भेदभाव को दर्शाना, यह भी निगेटिव टैग वर्ड है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।